हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का जो बहुत ही बार पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, मैं उन क्वेश्चंस को अपने वीडियो में शामिल किया है। तो आप जो है अगर आने वाली परीक्षा में सफलता चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप जो है बिना सोचे हुए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, एमसीक्यू बताए जा रहे हैं, आपको उसको रट जाना है, पढ़ जाना है। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है अपने इस वीडियो में, ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं, यूँ समझिए आप। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको शुरू किया जाए। और यदि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और यह जो वीडियो है वो हमारे, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए है, ठीक है ना। दोनों का सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन है। तो आपको याद रखना है कि एक विशिष्ट फर्म का जो है ये अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो आपको याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताएं जो होती है वो, इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा असीमित। जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें चुनाव क्यों करना पड़ता है। चुनाव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो भी साधन है वो सीमित मात्रा में मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो विदेशी व्यापार जो है वो कैसे बढ़ी, ये है केंद्रीय समस्या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो याद रखना है आपको व्यक्तिगत इकाई का व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी व्यक्तिगत शब्द जुड़े हुए होते हैं उसी का ये अध्ययन करता है, इसलिए इनमें से सभी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। निष्पादन तकनीक के चयन का उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है कि हम कैसे उत्पादन करें, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना जो वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर अवतरण भी होती है, दोनों वस्तुओं के उपलब्ध चुनावों की सूची को बतलाता भी है। नेक्स्ट है कि इसे रूपांतर रेखा भी कहा जाता है। सो इनमें से सही जो है वह सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर नियंत्रण लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए व्यष्टि शब्द कभी भी आएगा तो आपको व्यक्तिगत पे ध्यान देना है, इसलिए व्यक्तिगत सभी ऑप्शन में लगे हुए हैं, इसलिए इनमें से सभी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन जो है वो मुद्रा नहीं है, बाकी श्रम, पूंजी और भूमि ये सब के सब उत्पत्ति के साधन हैं। नेक्स्ट है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ये फ्रेडमैन का कथन है, तो आपको फ्रेडमैन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो जेबी से जो थे वो अर्थशास्त्री थे और वो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। नेक्स्ट है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है। तो देखिए कीमत या बजट की जो ढाल होती है, ढाल कभी होगा वो माइनस में होगा, तो माइनस px/py ये इसका सही जवाब हो जाएगा। py/px नहीं, px/py जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है। तो ये घिसावट, घिसावट जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है। तो आपको जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी मार्केट प्राइस एमपी भी लिखे नीचे लगा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं। तो आपको याद रखना है विनिर्माण। अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, चूंकि
आपको याद रखना है कि सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, यानी सीमांत प्रतिस्थापना दर जब वर्धमान होती है तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर झुका होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल, उत्पादन संभावना के वक्र जो ढाल होगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा जो होती है वो एक्स वक्र को स्पर्श करती है। अगला जो प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्री को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया था। तो आपको याद रखना रेगनर फ्रिश ने, रेगनर फ्रिश नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि नामक दो शाखाओं में बांट दिया था। अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत जो होते हैं वो यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन होती है तो मांग की लोच क्या होगी। तो आपको 40% को 20 से डिवाइड कर देना है और आपको क्या आ जाएगा 2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत के स्तर का जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यष्टि में तो आपने पढ़ा है कि सारे व्यक्तिगत वाले काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। आपको याद रखना है सीमित संसाधन, सीमित संसाधन जो है वो आर्थिक समस्या है। अगला है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन यानी रूपांतरण दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा हो जाता है। तो आपको याद रखना है मूल बिंदु की ओर नतोदर, यानी मूल बिंदु की ओर इसका झुकाव जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किसी केंद्रीय समस्या का हल होता है। तो आपको याद रखना है कि क्या उत्पादन किया जाए, ये भी इसका ऑप्शन सही होगा, और साथ ही साथ किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये आपको ये दोनों, तो ए और सी दोनों होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि अधिमान वक्र की ढाल यानी प्रवणता क्या होती है। तो ढाल कभी भी होगा ऋणात्मक होगा। तो नेक्स्ट है कि अधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है। तो आपको याद रखना उनतोदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है उत्पादन क्षेत्रक फर्म, उत्पादन क्षेत्रक फर्म जो है अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य इसी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है। सार्वजनिक देखिए सड़क क्या है, सार्वजनिक है, कोई भी चल सकता है इसके ऊपर। राष्ट्रीय सुरक्षा ये भी सार्वजनिक है, सरकारी प्रशासन ये भी है, तो इनमें से सभी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो आपको याद रखना है जॉन मेनार्ड किन्स ने इस पुस्तक को लिखा है। काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। तो निजी स्वामित्व जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो आपको याद रखना है नतोदर, यानी उत्पादन संभावना वक्र का आकार जो होता है वो नतोदर होता है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है। तो इसके बढ़ती अवसर लागत, जो लागत हमारी बढ़ती जाती है उससे उत्पादन संभावना वक्र का आकार जो होता है वो नतोदर होते चला जाता है। देखिए भले ये जो चैप्टर है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा टफ भी ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो वर्ड आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए शब्द आते हैं, जो हमें जो है अगर एक नॉर्मल विद्यार्थी के बारे में बात किया जाए, जो एवरेज विद्यार्थी होता है उसके ये समझ के परे होता है। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए, आंसर्स को बार बार देखिए, आप इसको रट जाइए। परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो आपको रटना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख करके याद करना पड़ेगा। 2 बार 4 बार 10 बार क्यों न देखना पड़े, आपको एकदम ठान लेना है कि आपको ये रट जाना है, क्योंकि यह जो परीक्षा है आपको पहले ही दिन, ठीक है ना, 1 फरवरी को ही ये पहला ही दिन ये परीक्षा है आर्ट्स वालों को, तो उनके लिए तो ये खास करके ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि यह जो वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो परीक्षा में आएंगे डायरेक्ट। इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे पेपर में, तो आपको रट जाना है इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। केंद्रीय समस्या देखिए क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसका इनमें से सभी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है। पूर्ति वस्तु ये आपको याद रखना है कि विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा जो होती है वही पूर्ति वस्तु कहलाता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। माइक्रोस जो है वो ग्रीक शब्द है, इसलिए इसका ग्रीक आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इनमें से सभी, क्योंकि ये मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण एवं उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, ये सब को सब जो है जितने भी हमने ऑप्शन में पढ़ा ये सभी के सभी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ने को मिलता है, इसलिए इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो समग्र का अध्ययन जो होता है वो व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में पढ़ा पाया जाता है, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी स्थानापत्र वस्तुएं इंगित करती है, ठीक है ना। तो स्थानापत्र वस्तुएं जो होती है वो चाय और कॉफी, चाय और कॉफी जो दो ऐसे जोड़े हैं जो स्थानापत्र वस्तुओं के रूप में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है उसकी दुर्लभता। कोई भी वस्तु है वो दुर्लभ है हमारे लिए तो वो हमारे लिए समस्या है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि की अवधारणा प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कीन्स। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। काफी महत्वपूर्ण, एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया, रेगनर फ्रिश ने सबसे पहली बार माइक्रो शब्द को इकोनॉमिक्स में जोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में सीमित तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय जो होता है वो लिया जाता है। नेक्स्ट है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो एक समाजवादी, जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जाए, यानी लोक कल्याण किया जाए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1933 में इकोनॉमिक्स को दो शाखाओं में बांट दिया गया, जिसमें पहला नाम था व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक का था समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये 1933 में, ठीक है, 1933 में यह चीज़ें जो है बंटवारा हुआ था। अगला जो हमारे पास प्रश्न है आप देख सकते हैं कि एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि, एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ क्या है। तो आपको ये देखना है कि वस्तु आवश्यकता है, ठीक है। एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ होता है कि वस्तु आवश्यकता है, ठीक है। वस्तु आवश्यकता है नहीं, आवश्यक आवश्यकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन के लिए सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होनी चाहिए। तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होना चाहिए। अगला है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं। तो सम सीमांत नियम का तो गॉसियन का दूसरा नियम और प्रतिस्थापन का नियम, ये दोनों जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है, इसलिए ए और बी जो है वो दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच 0.5 हो तो वस्तु की मांग कैसी होगी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है सापेक्षिक बेलोचदार। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रट जाइए इन प्रश्नों को। अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आप एकदम बेहिचक इसमें मारिए जो ऑप्शन आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मांग को लोच मापने की विधि नहीं है। आय प्रणाली जो है वो मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करती है।
मांग की लोच को प्रभावित करने वाली वस्तु की प्रकृति, वस्तु की विविध उपयोग और समय तत्व, इनमें से सभी जो है ये मांग की लोच को प्रभावित करने वाली वस्तु है। नेक्स्ट है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो वह जो है ग्रिफिन वस्तुएं, जो उसके काम की वस्तुएं अब नहीं रह गई, वो उसको जो है मांग उसकी कम कर देता है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होना चाहिए, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। उपभोक्ता सर्वाधिक संतुष्ट तभी होगा जब उस वस्तु का उपयोग वस्तु के मूल्य के समान होना चाहिए। कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं तो उस वस्तु की जो डिमांड है, जो मांग है, वो उसके मूल्य के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर के उपभोक्ता सर्वाधिक संतुष्ट हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, तो निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। एक कुछ भी अगर बदलता है, मूल्य भी बदल जाए, चाहे आय बदल जाए, चाहे रुचि और फैशन बदल जाए, फिर भी मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है। विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक लोचदार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम का अपवाद नहीं है, तो आपको याद रखना है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। दुर्लभ वस्तुओं का जो संग्रह है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं पाया गया है। नेक्स्ट है कि एक ऋजु रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो इसकी इकाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र क्या होता है, तो y अक्ष के समांतर होता है। एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र जो होता है y अक्ष के समानांतर होता है या समांतर होता है। ठीक है, आपको पूरी तरह से देख लीजिए, ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, याद करिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। ये जो चैप्टर है, यह जो सब्जेक्ट है, काफ़ी जो होता है टफ सब्जेक्ट है, आपको जो है अच्छे से याद करना है। वीडियोस को देख देख के इन सारे प्रश्नों को, ये जितने भी क्वेश्चन ये बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में, हमने वैसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। बस आपको जो है याद करना है, आपको बार बार देखना है। समझिए कि इतना बार देख लीजिए इसको कि ये रटा जाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच कैसी पाई गई है, तो इकाई के बराबर होती है। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है। ढाल कभी भी देगा आप ऋणात्मक ही मारिएगा, ढाल में कभी भी ऋणात्मक ही मारिएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की मांग, ये किसी वस्तु की जो मांग जो होती है वो क्या होती है, उसके मूल्य पर निर्भर करती है। वस्तु का मूल्य जो है कम होगा तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा। वस्तुओं के मूल्य पर अन्य वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करती है। उपभोक्ता के आय पर निर्भर करती है। उपभोक्ता जो है, जो इसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है, उसकी आय जो होगी, अगर वो पैसा उसको खरीदने पर नहीं कमाएगा तो उस वस्तु की डिमांड क्या होगी, ना के बराबर होगी। तो ये सभी जो है ऑप्शन इनमें से सही है, इनमें से सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है, तो गोसेन। गोसेन जो है अर्थशास्त्री सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। आंख बंद करके मानिए ऐसे क्वेश्चनों को, इकाई के बराबर। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति कैसी हो रही थी, पूर्णतः बेलोचदार। प्राचीन काल में सिक्कों की जो पूर्ति होती थी वो बेलोचदार होती थी। बेलोचदार कहने का मतलब सिक्कों की उतनी ज़्यादा आपूर्ति उस पुराने ज़मानों में नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या है, तो आपको देख लीजिए ए और बी दोनों इसमें है, यानी ये आपको ये वाला भी ऑप्शन याद रखना है, आपको ये वाला भी होती है, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, रट जाइए इसको। अगला है कि निम्न में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। तो किसी वस्तु की अगर मूल्य में वृद्धि हो गई तो वो प्रतिस्थापना हो जाएगी। प्रतिस्थापना में क्या होगा कि मांग जो है
एक वस्तु की जो मांग है वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग की वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी। मतलब अगर कोई वस्तु एक बढ़ गया तो हम लोग उसको उसके बराबर की कोई दूसरी वस्तु से काम चला रहे हैं, तो इसलिए वो दाईं ओर खिसक जाएगी। इसलिए प्रतिस्थापना जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि एक ऋजु रेखीय मांग वक्र जहां एक अक्ष से मिलता है वह मांग की लोच कैसी होगी? वह शून्य होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होगी। ऋजु रेखीय मार्ग वक्र जब एक अक्ष से कहीं भी मिलेगा, कहीं भी वो काटेगा तो वो शून्य कहलाएगा। इसलिए इसका जवाब जो होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट है कि मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? समय अवधि। समय अवधि जो होता है मांग की लोच की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग और पूर्ति दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मांग और पूर्ति जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो कीमत जो होती है उस बिंदु पर निर्धारित हो जाती है। मांग की लोच का मान क्या होता है? ऋणात्मक। मांग की लोच का मान याद रखना है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है साधनों की सीमितता और साधनों का पूर्ण स्थापन, ये दोनों जो होगा इसका सही जवाब होगा। उत्पत्ति ह्रास नियम जो होता है वो लागू होने का ये दोनों मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत है। नेक्स्ट है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो मार्शल नाम के अर्थशास्त्री ने उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला हमारे पास प्रश्न है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लक्स नाम के अर्थशास्त्री ने। नेक्स्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो कीमत लोच क्या होगी? तो आपको याद रखना है माइनस में 1.5 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई का जो सूत्र होता है उसके थ्रू हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो होगा माइनस इसलिए लगेगा कि यहाँ पर देखिए माइनस 60% बाई 40% जब आप इसको करेंगे तो माइनस ये कटेगा, 6/4 आएगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और 3/2 जो है आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है। तो 3/2 होता है वो क्या होता है? 1.5 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में 1.5 जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है कहाँ? एकाधिकार। एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर एकाधिकार होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? मार्शल। मार्शल जो होगा इसका सही जवाब होगा। मार्शल ने ही कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है हिक्स एवं एलेन। नेक्स्ट है कि यदि मांग का जो वक्र है वो 400 - 2p हो और पूर्ति वक्र जो है 100 + p हो तो संतुलन मूल्य की मांग क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है 200:100। ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा। अब आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के चक्कर में आपको बहुत समय जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इन ऑप्शनों को देख लीजिए और दोनों को रट जाइए। ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और परीक्षा में कम दिन बचे हुए हैं और आपको ये सब जो है आपको जो है रट जाना है। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको याद करना होगा। अब समय नहीं है जिसको हम इसको सॉल्व करके आप इसको देखो, बस आप क्वेश्चन देख लो और रट लो। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यही बार बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो आप बस इसका आंसर याद कर लो। नेक्स्ट है कि एक आयताकार अति परिवलय लागत वक्र क्या होता है? औसत स्थिर लागत वक्र। नेक्स्ट है कि यदि रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है, देखिए कभी भी काटेगा, कटान बिंदु पे क्या बनेगा? 0। ई बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। वहाँ मांग की लोच क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जब वस्तु की कीमत घटेगी तो जाहिर सी बात है बजट सेट क्या होगा? लोगों की खरीदारी उस वस्तु को लिए बढ़ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि यदि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट कर देती है। ठीक है ना। दाईं और समान अनुपात यानी वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति की उपभोग करने में वस्तु की मात्रा में कमी नहीं होती है। ठीक है ना। यानी सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है, सबका डेली यूज का वो जो वस्तु होता है उसमें उसी मात्रा में कभी भी कमी नहीं आएगी। लोग जो है उसको यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मांग के नियम का संबंध क्या है। मूल्य और मांग के बीच जो होता है वो मांग का नियम संबंधित होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर क्या होगा, नहीं खिसकेगा, क्योंकि भले उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी लेकिन उसकी जो संभावनाएं हैं बजट रेखा के समानांतर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। नेक्स्ट है कि यदि समीकरण जो हमारे पास है यह बताता है कि मुद्रा की मांग क्या है, केवल ए और सी मतलब धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है। मुद्रा की जो मांग होती है वो धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, साथ ही साथ धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। जिससे इसका आंसर जो होगा ए और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा। विलासिता वस्तु के मांग मूल्य मांग की लोच जो होती है वो क्या होगी। कभी भी विलासिता वस्तु की जो मूल्य मांग होगी वो लोच जो होगा वो एक से बड़ा होगा, यानी ई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए इसका सही जवाब ई जो है वो ग्रेटर है यानी बड़ा है एक से। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है तो संसाधनों की वृद्धि और तकनीक में सुधार। ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसका डी होगा केवल ए और सी। नेक्स्ट है कि कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है। कीमत कम है तो वस्तु सस्ती हो जाएगी और साथ ही साथ कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए ए और बी जो वाला ऑप्शन जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है। स्थिर पूंजी का जो उपभोग होता है वो घिसावट व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है कि सीमांत औसत लागत निम्न में से कौन है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, उसकी उपयोगिता कहलाती है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। ये नेक्स्ट है कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होगी जब हमारा टी आर जो होगा वो टी सी के बराबर होगा, साथ ही साथ एम आर जो होगा वो एम सी के बराबर होगा। इसलिए ए और बी दोनों जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, क्या होगी वहां पर, शून्य। नेक्स्ट है कि सापेक्ष लोचदार मांग को क्या से व्यक्त किया जाता है, तो सापेक्ष लोचदार मांग को डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, आप इसको देख के एक दो बार रट जाइए। नेक्स्ट है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो परिवर्तनशील लागत जो होगी वो शून्य हो जाएगी। यदि आप उत्पादन को, उस वस्तु के उत्पादन, किसी भी वस्तु के उत्पादन को बंद कर देते हैं तो उसकी परिवर्तनशील लागत जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है, तो डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है, अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को किया था, प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है, तो इकाई मांग लोच को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र की लोच क्या होगी, यहाँ पर भी होगा इकाई के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बजट रेखा का सही समीकरण है, तो आपको बजट रेखा का सही समीकरण हमारा पास क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m, ये आपको रट जाना है। यदि जो है हमारे पास जो अगला प्रश्न है कि यदि एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा प्रवणता ढाल कैसी हो गई, वो घट जाती है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध को क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच का जो प्रतिलोम संबंध है उसको मांग का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयोग स्थानापन्न वस्तु है, वो चाय और कॉफी, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया। नेक्स्ट है कि यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए, बिजली की कीमत घटने पर एलईडी की मांग बढ़ जाए तो दोनों में किस प्रकार की ये वस्तुएं हैं, ये स्थानापन्न है। स्थानापन्न जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत के मांग की लोच जो है
ईडी क्या होगी, तो यहाँ याद रखना है ये 0 के बराबर होगी। एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत की मांग लोच जो है वो क्या होगी, वो 1 के बराबर होगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है, लोचहीन, रैखिक मांग वक्र, आयताकार अति परवलय मांग वक्र, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र, इनमें से सभी। तो इनमें से सही जो होगा ऑप्शन हमारा सही होगा। यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में परिवर्तन क्या होगा, तो मूल्य घटेगा तो मात्रा जो होगी, खरीदने की जब क्षमता बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि उपभोक्ता की आय एम में वृद्धि होती है तो बजट क्या होगा, जाहिर सी बात है जब उपभोक्ता की आय इनकम बढ़ेगा तो उसका जो बजट सेट है वो बड़ा होते चला जाएगा। नेक्स्ट है कि एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है। एक युक्तिशील उपभोक्ता जो होता है वो सर्वाधिक अधिमान वाला बंडल का ही हमेशा चुनाव करता है। नेक्स्ट है कि मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन क्या होती है, तो वो अपने मूल्य का, अन्य वस्तु के मूल्य का, या मौसम का, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ठीक है। यदि मांग वक्र जो है ए माइनस बीपी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु के मांग की मात्रा क्या होगी, ए के बराबर हो जाएगी। यदि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है तो ऐसी वस्तुओं को हम सामान्य वस्तु कहते हैं। मांग की लोच की क्या परिभाषा है, तो हमने ये पीछे ही किया कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी डिग्री बाई क्यू डिग्री। तो ये इसका सही जवाब है। आपको इसको एक बार अच्छे से देख करके इन क्वेश्चनों को रट जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मांग की लोच की इकाई क्या होती है, तो यह एक बिल्कुल ही शुद्ध संख्या है, इसलिए इसकी जो है इकाई कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि उत्पादन अधिमान वक्र चित्र के दोनों अक्ष की ओर क्या दर्शाता है, संतुष्टि को दर्शाता है। याद रखना है कि उत्पादन अधिमान वक्र चित्र के दोनों ओर यह संतुष्टि को दिखाता है। यदि पूर्ति की मात्रा और मांग की मात्रा दोनों दिया हुआ है कि क्यू एस और क्यू डी हो तो इसमें से ये क्या दर्शाएगा, ये अधिपूर्ति को दर्शाएगा। अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, तो ये धनात्मक होती है। स्थानापन्न जैसे चाय और कॉफी हमने पीछे पढ़ा था, वैसी वस्तुओं के लिए धनात्मक होगी। नेक्स्ट है कि अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, हस्तांतरित आय मूल्य या विस्थापित, ठीक है, लागत। नेक्स्ट है अगला कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या होता है, सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है, मूल्य। सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि मांग की लोच का आशय क्या होता है, ये हमने अभी पीछे सूत्र पढ़ा, आपको रट जाना है इस सूत्र को। नेक्स्ट है कि मांग की रेखा के खिसकने यानी मांग वक्र विस्थापन का अर्थ क्या है, कि आय के में परिवर्तन के कारण मांग में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि आयताकार अति परवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच जो होती है वो कैसी होगी, वो इकाई के बराबर होगी। नेक्स्ट है कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है, तो जे बी से का ये कथन है। नेक्स्ट है कि यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपये है और उसे बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु प्रयुक्त हुई है तो बेकर यानी ब्रेड बनाने वाला का मूल्य वर्धित क्या होगा, वो 25 रुपये होगा। 75 में से 50 घटा देंगे तो वो 25 रुपये होगा, उसकी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, वो प्रभावपूर्ण मांग जो होता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए ए और बी दोनों जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यून मांग को सुधारने का राजकीय उपाय क्या है, तो आपको याद रखना है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही समीकरण है, तो देख लीजिए आपको ये वाला जो आपको समीकरण दिख रहा है ये बिल्कुल सही समीकरण है, तो आप इसको भी आपको माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को हम कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, इसकी उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट है कि उदासीनता वक्र की ढाल क्या होगी, ढाल है तो ऋणात्मक हम इसको मानेंगे। नेक्स्ट है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है, गोसेन है। नेक्स्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रतिस्थापन का नियम। ये सब पीछे क्वेश्चन रिपीटेड है, ये देखिए बार बार रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। उस वक्र का नाम बताया जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र उसको कहते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है।
नेक्स्ट है कि यदि वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसको क्या करते हैं, स्थानापन्न करते हैं। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं या कॉफ़ी के बदले चाय इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। मांग वक्र की ढाल सामान्यतः कैसी होती है, बाईं ओर से दाईं ओर खसकती है ये। नेक्स्ट है मांग का संकुचन तब होता है जब क्या होगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक है, जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ते जाएगा तो उसका मांग जो होगा वो क्या होगा, घटते चला जाता है। थोड़ा सा ये वीडियो देखिए लंबा होते जा रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। देखिए परीक्षा नज़दीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में, और कोशिश किया जा रहा है कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया जाए, क्योंकि बार बार जो है वो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। इसमें कम से कम मैंने 1, 2 और 3 लेसन तक मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने उनको लिया है। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें इसके आगे के चैप्टर्स के होंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। तो कृपया आप वीडियो के साथ बने रहें, इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, और ये बिल्कुल निश्चित सफलता देगी। अब बाद में परीक्षा देने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ, काफ़ी किफ़ायती साबित हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य वृद्धि से ग्रिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होती है, बढ़ जाती है। जब मूल्य बढ़ता है तो जो ग्रिफिन वस्तुएं हैं उसकी जो है मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि आयताकार अति परवलयाकार मांग वक्र जो है निम्नलिखित में से क्या दिखाता है, इकाई मांग लोच को दिखाता है। नेक्स्ट है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, शून्य होती है। ठीक है, जो आवश्यक वस्तु होती है वो मांग की लोच क्या होगी, वहाँ शून्य होगी। चाहे पैसा दाम उसका बढ़ जाए, चाहे दाम घट जाए, कोई जो आवश्यक वस्तु है जिसको खरीदना तो बिल्कुल ही जरूरियात है, जो जो डेली यूज की वस्तुएं होती है जिसको आप खरीदे बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है उसका मांग बढ़ जाए, उसका दाम घट जाए। मांग जो होगा उसका सामान्य रहेगा। आपको वो वस्तु चाहिए, आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो आपको खरीदना ही पड़ता है उस वस्तु को, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच वहाँ शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है क्या कथन है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। अभी हमने बताया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 में हमने ये इसके बारे में बात की, तो ये पहला ही कथन देखिए सत्य हो गया। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। कॉफ़ी जब महंगा हो जाएगा तो लोग चाय की ओर बढ़ेंगे, तो चाय का भी दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, किससे जुड़ी है, ये सैमुअल्सन ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट है कि अवसर लागत को हम लोग क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। नेक्स्ट है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है, जिसमें उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है, तो वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व वस्तु की कीमत भी है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत भी है, उत्पादन के साधनों की कीमत है, इसलिए इनमें से सभी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक होती है, तो आपको याद रखना है कि सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों जो होगा ये वाला कथन, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र के नीचे से कट जाती है, ये दोनों कथन जो है वो सही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी और सी जो होगा हमारा दोनों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की जो लागत है वो स्थिर लागत नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा, दाईं ओर खसक जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर 1, यहाँ आपको सही जवाब मानना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, ये यू अक्षर के जैसा होता है। आपको याद रखना है कि औसत लागत वक्र यू के जैसा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो आपको याद रखना विज्ञापन और विक्रय लागतें जो होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होने लगती है, घटने लगती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, मुद्रा में भी मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप से भी मापा जा सकता है। तो ये ए और सी जो होगा दोनों जो है वो सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या हम लोग कहते हैं, ये वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से गाड़ी की मांग क्या होगी, बताइए कम होगी। पेट्रोल महंगा होगा तो लोग गाड़ी खरीदना कम कर देंगे तो कम ही हो जाएगी। नेक्स्ट है कि उत्पाद का किसका फलन है, उत्पाद जो होता है उत्पादन के साधनों का फलन है। नेक्स्ट है कि उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन संभव है, तो ये दीर्घकाल में उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन जो होगा वो संभव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है क्योंकि कुछ संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। नेक्स्ट है कि औसत स्थिर लागत वक्र क्या होगी, तो एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, वाई अक्ष को भी नहीं करेगा, क्योंकि औसत स्थिर की जो लागत वक्र होगा वो यू आकार का होगा। तो कभी कभी एक्स को स्पर्श नहीं करेगा, कभी वाई को नहीं स्पर्श करेगा, कभी कभी शून्य नहीं होगा, तो इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कैसी होती है, कीमत लेने वाली होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चल लागत नहीं है, कच्चे माल की लागत जो है वो चल लागत में नहीं आती है। नेक्स्ट है न्यूनतम सहायता मूल्य होती है कैसे, साम्य मूल्य से अधिक। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाए और पूर्ति में 5% की वृद्धि हो जाती है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे, बेलोचदार। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि फर्म की संतुलन की शर्त क्या है, MC/एम क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है। हमने भी बताया परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, पीछे हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता में लागत क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है, द्वितीय अवस्था में। नेक्स्ट है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो आपको याद रखना है कुल परिवर्तनशील लागत को डिवाइड कर देते हैं उत्पाद से, तो ये हमें मिल जाता है औसत परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, तो आपको सीमांत आगम सीमांत लागत के भी बराबर होना चाहिए और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा के नीचे जो है वो कट नहीं चाहिए, तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में देखिए आपको क्या दिखाए गए हैं। निम्नलिखित चित्र जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरफ मात्रा है एक तरफ मूल्य है, ये पूर्ति के विस्तार को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो ये संबंध जो है आपको याद है सीमांत आगम जो होता है औसत आगम के बराबर होना चाहिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक आयताकार अधिक परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच हर बिंदु पर कैसी होगी, तो 1 के बराबर होगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम AR सीमांत आगम MR एवं मूल्य P के बीच कैसा संबंध होता है, तीनों बराबर होते हैं, याद रखिएगा P = AR = MR, तीनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य जो है वो कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि संसाधन को इकट्ठा भी करता है, वो प्रक्रिया को व्यवस्थित भी करता है उत्पादन का, और साथ ही साथ उत्पादन के खतरों में वहन भी करता है, तो इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट होगी, जब प्रौद्योगिकी प्रगति होगी, साथ ही साथ आगतों की कीमतों में भी कमी हो जाएगी, इसलिए ए और बी दोनों है वो सही होगा। इनमें से किसी संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, मशीन को हम लोग भूमि के अंतर्गत नहीं रखते हैं, जबकि नदी जो है, जंगल है, खदान है, ये सब को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि औसत उत्पाद वक्र की जो आकृति कैसी होगी, हमने अभी बताया कि अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा ये होता है। नेक्स्ट है कि किसी फर्म की मूल्य वर्धित कैसी होनी चाहिए, तो उत्पादन का मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होना चाहिए, साथ ही साथ उत्पादन की किसी चरण में कारकों का केवल योगदान होना चाहिए, तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। काब डगलस उत्पादन फलन में पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा। कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो कीमत जो है निम्नतम सीमा पर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में धारणा को किसने दिया है, ये चैम्बरलेन नामक जो है उन्होंने एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को प्रतिपादित किया है। किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, वो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में फर्म का मांग जो होगा वक्र पूर्ण लोचदार होगा। जब औसत उत्पाद AP एवरेज प्रोडक्ट हम जिसको कहेंगे अधिकतम होता है, तब सीमांत उत्पाद जो होगा वो कैसा होगा, औसत उत्पाद के समान होगा। नेक्स्ट है कि अवसर लागत क्या है, अवसर लागत जो होता है विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, खोया हुआ अवसर है, हस्तांतरण है, यानी इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो मार्शल ने इस समय तत्व के विचार को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? तो पूंजी खाते में एक पक्षीय अंतरान जो होता है वो पूंजी खाते में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि किस बाजार में AR वक्र X के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में AR जो होता है वो X अक्ष के समानांतर होता है। फर्म को लाभ मिलता है कब? जब AR जो होगा वो बड़ा होगा AC से। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? तो देख लीजिए, जो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है वो Q = F' × C'। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो आपको याद रखना है यह फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परिवर्ती लागत नहीं है? तो आपको याद रखना है मशीन जो होता है वो परिवर्ती लागत में नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थिर लागत आगत किस काल में स्थिर रहते हैं? तो आपको याद रखना है अल्पकाल, यानी छोटे से काल, कम समय के लिए ये जो होते हैं स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन दिखाता है? तो ये अंततः गिरावट इसमें होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीमांत उत्पाद वक्र एवं औसत उत्पाद वक्र का क्या आकार होता है? अंग्रेजी के अक्षर U की तरह होता है। यदि कुल लागत TC, कुल परिवर्ती लागत BC तथा कुल स्थिर लागत FC हो तो तीनों क्या होगा? इनमें से सभी जो होगा इस कथन को सत्य करता है। आपको याद रखना है इनमें से सभी। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देना है तो आपको बार बार इन क्वेश्चनों को देखिए, और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गए हैं परीक्षा में तो बस आपको आंसर लगा देना है। ठीक, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि निर्गत जो है Q1 और Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत अगर 50 रुपये और 40 रुपये है तो सीमांत लागत क्या होगा? 50 में से 40 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 10 सही हो जाएगा, 10 रुपये। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? न्यूनतम बिंदु पे। आपको याद रखना न्यूनतम बिंदु पे काटेगा। किसी बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं, यश पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों में प्रतियोगिता चलता है। यदि संतुलन कीमत हो, PM बाजार कीमत हो, तो अधिक पूर्ति की स्थिति कब होगी? जब P जो होगा वो छोटा होगा PM से। नेक्स्ट है कि यदि किसी बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन के अत्यल्प मात्रा प्राप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक मात्रा अधिक करनी पड़ती है तो वहाँ पर एकाधिकार, जैसे कोई वस्तु कम है और उस वस्तु की कीमत कम है, हम जानते हैं कि उसकी कीमत कम है लेकिन हमें पैसे ज़्यादा उस वस्तु के लिए देना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम कहते हैं ना कि वो वस्तु के लिए जो वस्तु विक्रेता है वो उसका एकाधिकार बाजार पे है। वो कितना भी पैसा मांगेगा और सिर्फ वही बेच रहा है तो हमें उतना पैसा देकर उसको खरीदना ही पड़ेगा, तो उसका एकाधिकार वहाँ पर है। नेक्स्ट है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह आगत है? तो तकनीक इसका सही है। मशीन में क्या होगा? तकनीक होगा, तो तकनीक सही जवाब होगा। दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? तो आपको याद रखना है स्थिर कारक और परिपक्व कारक, A और B दोनों इसका सही जवाब होगा। कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? आपको याद रखना क्षितिज रेखा जो इसका सही जवाब होगा। और हमारे जो कुछ प्रश्न हैं जो कि खत्म ही होने वाले हैं। प्रतिस्पर्धी फर्म के पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है? तो आपको याद रखना सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से। किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है? जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होता है वहाँ उत्पादन ज़्यादा होने के कारण मूल्य कम हो जाता है। बाजार शब्द का सही अर्थ क्या है? कोई ऐसा माध्यम जैसे स्थान, टेलीफोन, इंटरनेट जिसके द्वारा हम वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसको हम बाजार कहते हैं। उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर से। देख सकते निम्नलिखित में से किस पर तरलता अधिमान निर्भर करता है? जो आपको याद रखना लेन देन के उद्देश्य, ठीक है, पूर्वोपाय उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य, यानी इनमें से सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब औसत लागत गिरती है तब कौन सा संबंध सत्य है? जब औसत लागत कभी भी गिरेगा तो AC जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा MC से। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? शून्य कीमत लॉ। ये शून्य कीमत लॉ क्या है? जिसमें हम लोग ये पीछे भी पढ़े थे कि वस्तु चाहे वो हमारे उपयोग की वस्तु है, चाहे वो बढ़ जाए चाहे उसकी कीमत घट जाए, हमें वो वस्तु खरीदनी है, चाहे उसका कितना भी प्राइस बढ़े या घटे उस पर कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर जो लोच होगा, लोच यानी क्या होता है? जो कीमत में, जो हमारे मांग में, जो खरीदारी में जो उतार चढ़ाव होता है उसको लोच कहते हैं। तो वहाँ पर लोच क्या होगा? शून्य होगा। खरीदारी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो आवश्यक वस्तु है, हमें वो खरीदना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या को सही व्याख्या कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है इनमें से सभी। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया।
काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो देखते देखते आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो चुका है दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, ये मैं भी मानता हूँ। और ऑब्जेक्टिव जो होगा वो एक बार आपको इस वीडियो को देखने से याद भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके बार बार देखना है, बार बार देखना है। कभी कभी खुद से भी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को देख करके सुन करके खुद से भी जवाब देने की कोशिश करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो परीक्षा जो आपको 1 फरवरी को होने वाली है, तब तक आप अपने आप को तैयार कर लेंगे और आप परीक्षा में अच्छा नंबर ला पाएंगे। इकोनॉमिक्स का डर भगाना है तो इन सारे क्वेश्चंस को रट जाइए जो भी मैंने आपको बताया है। ये सब के सब जो है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे हुए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। इसके आगे के जो MCQs होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और हिम्मत से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, 450 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।